नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। उस वक्त जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था, प्रदेश की राजधानी थी। उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, बड़ा प्रदेश था। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली गंभीर, इम्पॉर्टेंट और आई कैचिंग यानी आपका ध्यान आकृष्ट करने वाली घटनाओं से रूबरू हुआ करता था। ऐसी ही एक घटना उस समय ऐसी हुई थी कि उसके बैकग्राउंड में जाने और उसके बारे में पूरा पता करने के की जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती थी। 20 मार्च 1998 को लखनऊ में आने वाले सभी अखबारों में, मैंने आपको पहले बताया था कि अखबार ही इंफॉर्मेशन का साधन हुआ करते थे जब मैं अपनी शुरुआती दौर में लखनऊ में पोस्टेड था। तो उसमें एक फ्रंट पेज पे हेडलाइन पे खबरें छपी कि रामश्री को फांसी दिए जाने की तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। इसी से मिलती जुलती हेडिंग्स उस जमाने में 20 मार्च को छपी सभी अखबारों में, सभी बड़े अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबारों में। चूंकि नेट नहीं था, टीवी पे इसका कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए इसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगे एक दो दिनों में फिर डिटेल्ड रामश्री के बारे में पूरी कहानी पब्लिश हुई। यह शायद पहली ऐसी घटना थी मेरी निगाह में लखनऊ की इस पोस्टिंग के दरमियान जिसमें एक महिला के खूंखार स्वरूप, क्रूर स्वरूप, उसका विकृत मानसिकता का स्वरूप सामने आया था। इसीलिए शायद अखबारों में इसको बहुत प्रमुखता से जगह दी गई थी। इस खबर के पीछे जो उसका बैकग्राउंड लिखा गया, वो ये लिखा गया कि 7 मार्च 1988 को महोबा एक जिला है, बुंदेलखंड का इलाका है, पुराना, पिछड़ा और पथरीला जिला है महोबा। महोबा के एक गांव टिगरा में नाई समुदाय के एक परिवार में एक महिला रामश्री ने अपने सगे चाचा, चचेरे भाई की पत्नी और उसकी एक मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। इत्तेफाक ये भी कि जिस समय ये उसने हत्या की उस समय उसके घर में इनके पिता, रामश्री के पिता और भाई भी मौजूद थे। लिहाजा इन तीनों के विरुद्ध हत्या के इस जघन्य घटना की एफआईआर लिखी गई। गवाहों के बयान लिखे गए। बहुत छोटी बात पर यह हत्या की गई थी, यह भी लिखा गया, क्योंकि उस जमाने की बहुत ही सेंसेशनल हत्या थी, बहुत ही संवेदनशील हत्या थी, और महिला ने स्वयं मारा था, यंग महिला ने, जिसकी उस जमाने में 2-3 साल की एक बच्ची थी। सुनवाई हुई और 3 मार्च 1997 यानी कोई 9 साल बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज महोबा ने रामश्री, उसके पिता और उसके भाई को इस जघन्यतम
आपराधिक कार्य के लिए फांसी की सजा सुना दी। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च 1998 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी, पहले उच्च न्यायालय ने इसकी सजा को बहाल रखा, बरकरार रखा अपील होने के बाद, और फिर 13 मार्च 1998 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन तीनों की फांसी की सजा को बहाल रखा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद, उसका जजमेंट आने के बाद, रामश्री को 6 अप्रैल 1998 को फांसी दिए जाने की तारीख निश्चित की गई। जैसे ही ये 6 अप्रैल की तारीख निश्चित हुई, रामश्री, उसके पिता और भाई के पैरोकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की एक रिवीजन, जिसको कहते हैं कि पुनर्विचार करने की एक याचिका दाखिल की कि ये महिला है, इसकी 3 साल की बच्ची थी जब इसने हत्या की थी, 10 साल से इसकी बच्ची इसके साथ जेल में है, इसके माँ नहीं है, भाई और बाप इसके साथ ही फांसी पा जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, ससुराल में कोई है नहीं, तो मृत्यु के बाद इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा, कोर्ट इसको डिसाइड कर दे। ये सब तिकड़में आपने निर्भया हत्याकांड में देखी होंगी। जाने किन किन बिंदुओं पर और जाने कितनी बार फांसी की तारीख बदली गई थी, टाली गई थी, लेकिन यही खूबसूरती भी है हमारी लोकतंत्र की, हमारे न्यायपालिका की, कि अगर किसी के पास थोड़ा सा भी अवसर है, जरा सा भी अवसर है, 1 इंच भी अवसर है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। वकील इसका फायदा उठाते हैं और इसको समय दर समय, तारीख दर तारीख टालते रहते हैं। तो एक तो यह कहा गया कि इसकी बच्ची की परवरिश रामश्री की फांसी के बाद कौन करेगा, कोर्ट इसको डिसाइड कर दे। दूसरा कि रामश्री के फांसी के बाद इसके शव को किसे हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि बाप और भाई जो एकमात्र इसके सदस्य हैं, इसके मायके के, वो इसी के साथ उनकी भी मृत्यु होगी फांसी पर लटकने के कारण। तो लिहाजा इसके शव को किसको दिया जाएगा, कोर्ट एक बार इसे भी डिसाइड कर दे, उसके बाद फिर फांसी दी जाए। इस याचिका पर फिर 6 अप्रैल की उस फांसी को सुप्रीम कोर्ट ने, या जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने, टाल दिया कि ठीक है, ये मौका भी दिया जाता है। बीस मार्च को जब तक ये फैसला नहीं आया था, फांसी की तारीख 6 अप्रैल ही मुकम्मल की गई थी और 6 अप्रैल को उसको फांसी दी गई थी, फांसी दी जानी थी। उसको महोबा जेल से मथुरा जेल लाया गया। मथुरा इसलिए कि मथुरा में एकमात्र फांसी घर है महिलाओं का। उस समय तक मुझे भी काफ़ी नौकरी हो गई थी, ये तथ्य पता नहीं था कि प्रदेश का एकमात्र महिला फांसी घर मथुरा में है। ये भी उसमें अखबारों में आया था कि जैसे ही ये सजा सुनाई गई थी, वैसे ही आज़ादी के बाद पहली बार महिला फांसी घर को मथुरा में उसके ताले खोलने का प्रयास किया गया। फांसी घर का वैसे कौन साफ सफाई करता है या कौन ताला खोलता है। अखबारों में लिखा था कि उसमें
बुरी तरह जंग लग गई थी। कई तालों से होके फांसी घर तक जाना होता था। सारे तालों में जंग लग गई थी और उसको खुलवाने में जेल प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फांसी घर के भीतर भी जो श्रब्स होते हैं, जो झाड़ियों के प्रकार के पौधे होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे और कुछ तो पेड़ बहुत बड़े दरख्त के रूप में उग आए थे। उसी समय यह भी नोटिस किया गया कि उसकी जो तख्त जिसके ऊपर फांसी दिए जाने वाली महिला को खड़ा किया जाता है, वो भी टूट गया था। उसे रिपेयर कराया गया। पवन जल्लाद, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जेलों में जो फांसी देने के लिए जो लोग होते हैं, जिन्हें जल्लाद कहते हैं, पवन जल्लाद को बुलाकर उन सब चीज़ों को चेक कराया गया था। कितना वेट होता है, कितने वेट से कितनी देर में, कब लीवर उसका खींचा जाएगा, कब वो नीचे जाएगी। बिहार के बक्सर जेल में बनी हुई रस्सी इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, फांसी के लिए। लिहाजा बक्सर से वो रस्सी भी मंगा ली गई थी। लेकिन तभी 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की यह तारीख टाल दी। रामश्री के फांसी दिए जाने की इस घटना या फांसी की सजा सुनाए जाने की इस घटना या इस घटना के पीछे का पूरा बैकग्राउंड या क्यों उसने ऐसा किया था, इस संबंध में मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की। नेट पर बहुत थोड़ी जगह रेफरेंस के रूप में इसका जिक्र है, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं जिक्र नहीं है। जब मैं नेट पे इसको सर्च कर रहा था, तभी उन सारी महिलाओं का भी जिक्र सामने आया जिनको सजा तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं हुई है। आजादी के बाद से आज तक भारत में किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। सब कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं जेलों में अपनी फांसी की तारीख का। मुझे लगा कि उन सारी और महिलाओं के बारे में आपको पता लगना चाहिए कि जिनको फांसी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी फांसी की तिथि का या अपनी फांसी की बारी का इंतजार कर रही हैं और क्यों ऐसी सजा उनको हुई है। रामश्री के बारे में एक पेपर कटिंग के सिवा मुझे कोई दूसरी जानकारी नेट पर नहीं मिली जिससे हम आपको ये बता सकें कि वो किस जेल में है, किस चीज़ का वेट हो रहा है और राष्ट्रपति की दया याचिका में क्या हुआ, वो खारिज हुई कि नहीं हुई या उसका क्या स्टेटस है। दूसरा जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र है वो यरवदा जेल में बंद रेणुका और सीमा, दो बहनों का है। मैं विस्तार से इनके बारे में बता चुका हूं कि किस तरह से 1 साल से कम उम्र के बच्चों को चुरा लेना या अपहरण कर लेना, 2 साल से अधिक होते होते इनको मार देना, 45 बच्चों के अपहरण और हत्या का जुर्म इनके ऊपर साबित हुआ था। अदालत में 13 के अपहरण और 6 की मृत्यु के एविडेंस परफेक्ट पाए गए थे और इसी पर इन दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। आज भी ये मृत्यु दंड के दिए जाने की उस तारीख का वेट यरवदा जेल में कर रही हैं। दूसरी घटना जो मुझे मिली वो 23 अगस्त 2001 की है। हरियाणा के हिसार में सिटिंग विधायक रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया पूनिया, इसने अपने पिता सहित अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। अदालत में बहुत प्रयास किया। अदालत ने
23 अगस्त 2001 की इस हत्या की घटना में 2004 में डिस्ट्रिक्ट जज ने इसमें फांसी की सजा सुनाई। सोनिया और उसके पति संजीव को 2005 में इन्होंने इस फांसी की सजा के अगेंस्ट अपील की कि मुझे ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैसा होता है, सब अपने अपने बचाव में झूठ सच जो भी कह सकते हैं कहते हैं। लेकिन 2005 में हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा और 2007 में ही जब यह राष्ट्रपति के साथ मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका के लिए गई तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका भी खारिज कर दी और ये दोनों आज भी अपनी फांसी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तरह तरह की कानूनी दांव पेंच होते हैं जिनसे इनको टाला जा रहा है। अगली घटना या अगली महिला अपराधी, इसने जो घटना की 15 अप्रैल 2008 को अमरोहा में शबनम नाम की एक नवविवाहिता महिला, बल्कि शादी उसकी नहीं हुई थी, उसने और उसके पति उसके प्रेमी सलीम ने दोनों ने मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी रात में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों को फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाइट देखिए, शबनम के परिवार ने इसे पढ़ने की आज़ादी दी, इसे खूब पढ़ाया। शबनम 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर और जियोग्राफी में एमए थी, पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ गवार नहीं थी और इसका प्रेम संबंध कक्षा 5 पास एक मजदूर सलीम से हो गया। इसने उससे शादी की जिद की, पूरा परिवार इसके अगेंस्ट हो गया। सिर्फ अपनी इस जिद के लिए अपने माँ बाप, यहां तक कि 10 महीने के अपने भतीजे को भी इसने मार दिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको भी मथुरा लाया गया, जब तक कि फांसी की ये तारीख टल नहीं गई। 2021 में ही मथुरा लाया गया और फिर से एक बार, पहले रामशी की फांसी के लिए उसमें साफ सफाई सब की गई थी, फिर एक बार उसको फिर से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर दी गई। डेथ वारंट का इंतज़ार किया जाने लगा और एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहाँ पर लगती है, उसकी भी डिमांड कर ली गई। पवन पहले से आकर रुक गया, जो पवन जल्लाद था, लेकिन ये भी तिथि टल गई और ये भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। मैं मथुरा जेल का जिक्र कर रहा हूं। 1880 में बरतानिया हुकूमत में, जब ब्रिटिशर्स का शासन था भारत में, तब इस जेल में महिलाओं के लिए फांसी घर बनाया गया, कोई 150 साल पहले। 47 के पहले इसमें कितनी महिलाओं को फांसी दी गई? अगर बनाया गया था तो निश्चित रूप से कोई ज़रूरत आन पड़ी होगी किसी महिला को फांसी देने की, तभी ये बनाया गया होगा। लेकिन जेल के रिकॉर्ड्स में इस बात का कोई जिक्र नहीं आता कि वहाँ 1870 से 1947 तक किसी को फांसी दी गई हो। हालांकि जनश्रुतियाँ बहुत हैं। जनश्रुतियों के हिसाब से आज़ादी की उस लड़ाई में
1857 के बाद के गदर में जो ट्रायल हुए थे, उसमें जिन जिन महिलाओं को जहां जहां से फांसी की सजा दी गई थी, उन्हें चुपचाप मथुरा जेल में लाकर फांसी दी गई थी। हम लोगों को भी ट्रेनिंग के समय, जहां तक मुझे ध्यान है, बात 86 से 89 के बीच में है, यह बताया गया था कि देश में महिलाओं के लिए बनाई गई विशेष जगह, महिलाओं की फांसी के लिए बनाया गया इकलौता फांसी घर मथुरा में है। प्रदेश में तो इसके अलावा नहीं, ये मेरी जानकारी में है, लेकिन देश में इसके अलावा कोई और महिला फांसी घर है कि नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में उस समय ब्रिटिश हुकूमत में, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक थे, एक ही महिला फांसी घर था, वो भी मथुरा में। मथुरा जेल में कोई पुरुष फांसी घर नहीं है या दूसरा कोई फांसी घर नहीं है। एकमात्र यही फांसी घर है जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। मैंने बताया कि रामश्री की फांसी के समय इसमें सब चीज़ें तैयार की गई थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट को टाला नहीं था। उसके बाद शबनम की फांसी के लिए इसे फिर से एक बार तैयार किया गया था। शबनम का जिक्र तो आपको नेट में हर जगह मिल जाएगा। ऐसा उसने क्यों किया, किसको किसको मारा, कैसे मारा, सलीम कैसे आया, कैसे भीतर घुसा, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हिसार के विधायक रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया ने अपने परिवार को 8 लोगों को मारा, उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन रामश्री के बारे में, चूंकि ये सबसे पुराना 1988 का वाकया था, उस ज़माने में कंप्यूटर, हमें नहीं लगता कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चलन में, अखबारों में भी आ गए होंगे कि आपको उसकी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। और शायद 98 में जब उसके फांसी को टाला गया था और तैयारियां मथुरा जेल में हो गई थीं, उस रेफरेंस में ही कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। बहरहाल इस संबंध में मुझे एक पेपर कटिंग मिल गई थी, जो मैं आपको आज कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा। पढ़िएगा ज़रूर कि किस तरह की महिला थी, कैसे उसने कितनी दर्दनाक, कितनी भयावह, कितना दुत्साही से की घटना को इसने अंजाम दिया था। मैंने आपको बताया कि 47 के बाद से पहली बार फांसी देने के लिए रामश्री को मथुरा महिला फांसी घर में लाया गया और फिर शबनम को लाया गया। बताते हैं उस समय महीनों इसकी सफाई की गई और फांसी देने वाले उस तख्त या फांसी देने वाले उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर एक तन्हाई सेल है, तन्हाई बैरक है, जिसमें जिसको फांसी दी जाती है उसे फांसी दिए जाने की तिथि से 2 दिन पहले, और कहीं कहीं तो इसे 48 घंटे का समय माना गया है, लाके उसमें तन्हाई में रखा जाता है। वहीं उसकी विशेष, जो आप सुनते होंगे कि अंतिम समय में उसकी इच्छा पूछी जाती है, मजिस्ट्रेट वहीं उसकी विशेष को पूछता है उसी तन्हाई सेल में। और फिर जो टाइम मुकर्रर होता है, जो टाइम निश्चित होता है, उसी टाइम पर वहाँ से ले जाकर जल्लाद उसे फांसी के फंदे तक, फांसी के तख्त तक ले जाता है और फिर उसे फांसी दे दी जाती है। आज की घटना, एक बच्ची की मां रामश्री, जिसने एक बच्ची सहित अपने ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या की, और जब अदालत ने उसको फांसी की सजा सुना दी तो अदालत में ये गुहार लगाई कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा। अब सोचिए कि एक ही व्यक्ति के 2 आचरण, एक
बच्ची को गला काटने में जरा सा भी न हिचक, जरा सा भी न डर, जरा सा भी कुछ दूसरा सोचने की शक्ति नहीं थी। काट दिया, मार दिया। और जब अपने पर आई तो साहब मेरी बच्ची का क्या होगा। और दया याचिकाएं उसकी जितनी भी हैं, कोर्ट में उसके जो डिफेंस के लॉयर हैं, फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए यही तर्क देते रहे। यही हाल हरियाणा की सोनिया का था। जब वो अपने पूरे परिवार को मार रही थी, उसको उसका अपने सौतेले भाई से, सुनील से, कुछ विवाद था फार्म हाउस की किसी जमीन को लेकर, जिसमें इसके सौतेले भाई का पक्ष इसके पिताजी भी लेते थे, क्योंकि रेलू राम पूनिया जी जो विधायक थे, सोनिया उनकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। इसी कारण को लेकर उसने पिता सहित, मां सहित पूरे परिवार की हत्या की थी। लेकिन देखने की बात यह है कि 4 साल का उसका भतीजा लोकेश, 3 साल की उसकी भतीजी प्रीति और 2 साल की उसकी भतीजी शिवानी, सोनिया ने इनकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। इसकी डिटेल आपको सब नेट पर मिल जाएंगे। बहुत बेरहमी से, बहुत बुरी तरह कुचल कुचल कर रॉड से इन बच्चियों को मारा था। और जब फांसी हो गई तो फिर वही तर्क कि मैं महिला हूं, मेरी उम्र कम है। जब यह घटना हुई थी मैं 20 साल की थी, मैं जीना चाहती हूं, लिहाजा इस फांसी के सजा को कम किया जाए। किसी की पर्सनालिटी में इतना पोल्स अपार्ट कैसे व्यवहार हो सकता है कि जब वो 2 साल की अपनी भतीजी प्रीति को मार रही होगी, वो भी लड़की थी, दुनिया में नई नई आई थी, उसे तो बहुत ज्यादा जीना था। वो तो ये कह भी नहीं पाएगी या कह नहीं पाती होगी, या उसकी सोच भी इतनी डेवलप नहीं होगी कि मैं जीना चाहती हूं, मुझे मत मारिए। और जब खुद के मरने की बात आई तो यही तर्क कि मैं महिला हूं, मेरे लिए फांसी की सजा अधिक है। शबनम का देखिए, शबनम ने बाकायदे राष्ट्रपति के यहां दया याचिका में यह कहा कि वो कम उम्र की महिला है, एक बच्ची की मां है, उसे फांसी न दी जाए। जबकि उसने अपने 10 महीने के सगे भतीजे को उसके साथ सबसे खराब बर्ताव किया था। इसने उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। यही हाल रेणुका और सीमा का, जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि साल भर से कम उम्र के बच्चों का अपहरण करना, क्राइम करते समय उनको ढाल की तरह इस्तेमाल करना, और जब गोद में उठाने पर उनका वजन ज्यादा होने लगे उन्हें पटक पटक कर मार देना। कितना गंभीर अपराध। एक दो नहीं, 40 बच्चों के साथ, जिनमें अदालत में 13 अपहरण और 6 छोटे बच्चों की मृत्यु की बात साबित हुई, फांसी दी गई। लेकिन दया याचिका में यही बात कि हम महिला हैं, कम उम्र की हैं, जीना चाहती हैं, फांसी मेरे लिए ज्यादा बड़ी सजा है। आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 4 खूंखार महिलाएं अभी भी जेल में हैं। फांसी की डेट को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, या मैं कहूंगा दुरुपयोग करते हुए, येन केन प्रकारेण
तिथियां उसकी टल रही हैं। और इनमें से कौन होगा जो आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी? एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से, एक पुलिस में इतनी लंबी सेवा करने के बाद, मैं उस माइंडसेट में रहकर इतने सालों में उसी माइंडसेट में जिया हूं, उसी में मरूंगा भी। मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि इन सभी को जल्दी से जल्दी फांसी दी जानी चाहिए। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन, वुमेन्स लिबरेशन की बात करने वाले संगठन, मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग अभी भी इन सभी के लिए यही कहते हैं कि सब महिला हैं। लेकिन मेरे विचार से इन्हें जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा किया गया अपराध अक्षम्य है, किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। किसी भी तरह से इनके अपराध को कमतर करके देखा नहीं जा सकता। इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। पहले किसकी होगी ये हमें भी देखना है और आपको भी देखना है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और, मैं जानता हूं कि हमारी किस्सा गोई परिवार में बहुत ढेर सारी संवेदनशील हमारी महिला सदस्य हैं, बहुत ही संवेदनशील। महिलाओं के अपराध के बारे में बहुत ढेर सारे मैंने एपिसोड किए हैं। उनमें उनका नज़रिया भी बहुत साफ रहता है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो ज़रूर इस बात को कहेंगे कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस परिवेश में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में, जिस वर्दी को पहनकर मैंने 34 साल गुजारे हैं, मेरे मत में, मेरी ओपिनियन में कतई एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है कि इन सब को, इन चारों को फांसी की सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आपका अगर मत विभिन्न है तो हम स्वागत करेंगे, आप जरूर टिप्पणी करें और मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल से भी अवगत कराएं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, मेरी मेल आईडी rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।